नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु वर्मा। अभी जो सीधे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लद्दाख के चुशुल में मंगलवार सुबह यानी कि कल सुबह भारत और चीन की सेना के बीच तीसरे राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी साइड में मिल्दो में पहले 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और बातचीत के लिए सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये जो खबर आ रही है, इस खबर की एक तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कल कितने बजे ये वार्ता है और क्या माना जाए 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। इस पूरे तनाव और विवाद को कम करने के लिए तीसरे दौर की वार्ता की जो खबर है कल से ये होने जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2 दौर की वार्ता भारत और चीन की सेना के बीच में कोर कमांडर स्तर की हो चुकी है। कल तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसकी खबर अब से और थोड़ी देर पहले आई है। ये लद्दाख के चुशुल में कल सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर स्तरीय बातचीत का ये तीसरा दौर होगा। बेहद अहम ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर और खबर हम आपको अपडेट देते रहेंगे लगातार। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, उसके बाद से लगातार 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं कोर कमांडर स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की। सुधीर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। कल सुबह तीसरे दौर की बैठक है, इसके क्या मायने? देखिए ऋतु, अगर हम कल की बात करें तो कल सुबह 10:30 बजे बातचीत शुरू होनी है, जिसमें जो 14 कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह वो हिस्सा लेंगे। और जाहिर तौर पर इससे पहले जो 6 जून को पहले दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद से जो दोनों देश हैं वो लगातार डिसएंगेजमेंट पे सहमत हुए थे। हालांकि जो चाइनीज साइड है उसकी तरफ से जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया थी, जो नियम थे, उनका कुछ उल्लंघन हुआ। और जब भारतीय सेना ने उसको एक तरह से क्रॉस वेरीफाई चेक करने की कोशिश की, उसके बाद से 15 तारीख को जो एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ था, उसके बाद से एक दौर की और बातचीत हो चुकी है। उस बातचीत में भी अगर हम ऋतु बात करें तो करीब 11 घंटे के करीब बातचीत उस दिन चली थी और काफी लंबी बातचीत रही थी। तो उसके बाद से दोनों देश एक तरह से कई स्टेप्स में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमत हुए हैं और उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ये किन चरणों में होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसमें जो है स्टेप्स रहेंगे, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए कल जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता है वो तीसरी बार हो रही है। ऋतु जी सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट पर। और जिस तरह से भारत ने बहुत साफ कर दिया है चीन को एक तरह से अपना पक्ष और आगाह भी किया है कि बल प्रयोग करके यथास्थिति को बदलने की अगर कोशिश न की जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की तरफ काम कर रहे दोनों ही देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात का कल तीसरे दौर की बैठक अब बेहद अहम बैठक ये रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने आज 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इस बढ़े हुए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को आवश्यक गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है और यहां अब तक 1.64 लाख से अधिक मामले पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। तो 31 जुलाई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लगातार संक्रमित मामले जो सामने आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए कई और अहम कदम भी राज्य सरकार उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं, खबर जम्मू कश्मीर से है। पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बल जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक्शन मूड में हैं और एक के बाद एक आतंकवादी को मार रहे हैं, उसी का नतीजा है कि कश्मीर में आतंकवादियों की कमर टूट रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। अनंतनाग पुलिस ने 19 आरआर सीआरपीएफ के साथ मिलकर ये अभियान चलाया, जिसमें आतंकी मारे गए। इससे आतंकवादियों की कमर टूट रही है। एक के बाद एक इलाके अब आतंक मुक्त हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद डोडा जिला आतंकवाद मुक्त हो गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग के खुलचोहार में लश्कर के 2 आतंकवादियों और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मसूद को ढेर कर दिया गया। डोडा जिला अब पूरी तरह आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बन गया है, क्योंकि मसूद वहां सक्रिय आखिरी आतंकवादी था। इससे पहले पिछले हफ्ते कभी आतंक का गढ़ रहा जम्मू कश्मीर के पुलवामा का त्राल इलाका भी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक से मुक्त हो गया है।
जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने के मुताबिक 1989 के बाद ये पहली बार हुआ है कि त्राल हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक से मुक्त हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय आतंकी बुरहान वानी त्राल का ही था। इस साल 110 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले साल भी कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया, जिसमें ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। 2014 के बाद से सुरक्षा बलों के हाथों से मारे गए शीर्ष हिजबुल मुजाहिदीन कमांडरों में आदिल खान, बुरहान वानी, सुबजर भट्ट, जाकिर मूसा शामिल है। और आइए इस खबर पर और विश्लेषण के लिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमर आगा, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। कमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमर साहब, लगातार जिस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरह से दो तरफा कार्रवाई को कहा जा सकता है, जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर और उन तमाम जिलों को लोगों के लिए और बेहतर बनाने के लिए, इसको कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप देखते हैं? त्राल और डोडा एक तरह से आतंकवादी मुक्त जिले हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मिलकर ऑपरेशन चल रहे थे उसी का ये नतीजा है। और अब वहाँ पे पिछले कुछ समय से कमांडर लेवल के लोग ज्यादातर मारे गए हैं। अब नए जो लड़के आते हैं ट्रेनिंग लेके, वो कुछ ही दिन के अंदर उनका भी सफाया हो जाता है। और लगातार मैं देखता हूँ 2 डिस्ट्रिक्ट तो मेजर बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे आतंक मुक्त हो गया है आतंकवादियों से। ये अब देखना ये कि बाकी भी जिले जल्दी ही उम्मीद की जाती है कि उनमें भी इसी तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। गौरतलब बात यह है कि इन लड़कों को जम्मू एंड कश्मीर की ये बात समझ लेनी चाहिए कि आतंकवाद किसी मसले का हल नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए भी, उनके प्रांत के लिए, उनके रीजन के लिए ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उससे केवल उनका नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि सारा डेवलपमेंट का काम इसी के वजह से आतंकवाद के चलते रुका हुआ है। और वो पाकिस्तान के बहकावे में पाकिस्तान धर्म के नाम पे इन लड़कों का इस्तेमाल कर रहा है, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि एलटीटी जैसी बड़ी खूंखार ऑर्गेनाइजेशन और पीएलओ जैसा बड़ा संगठन भी आतंक के माध्यम से अपने मसलों को हल नहीं कर पाया। तो ये 2-3 जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इसी तरह फेल हो जाएंगी, होती चली जा रही हैं। और केवल एक ही चीज है, बातचीत। अगर उनको कोई समस्या है तो भारत सरकार से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जब तक आतंक चल रहा है तब तक कोई न बातचीत हो सकती है वहाँ के लोगों से, और ना ही वहाँ पाकिस्तान वालों से बातचीत हो सकती है। आतंक का जवाब सिर्फ गोली बंदूक से ही दिया जाता है, ये आतंकवादियों से नहीं डील किया जा सकता। लेकिन ये है कि इस डोडा और तराल से मुक्त कराने में बहुत से हमारे सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। हमको उनकी शहादत को इस मौके पे भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं ने जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे और अपनी जानें भी दी हैं इस एरिया को आतंक से मुक्त कराने के लिए। और अब उम्मीद की जाती है कि एक बार मिलिटेंसी खत्म होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट का भी काम शुरू होगा, जिसके बारे में सरकार काफी दिनों से बात कर रही है। जी कमर आगा साहब, त्राल आतंकवादी मुक्त कहा जा रहा है और इसी इलाके से न सिर्फ बुरहान वानी बल्कि कई और आतंकवादी जो खासकर एक युवा चेहरा आतंकवाद के तौर पर उभरते थे कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि केंद्र में भी जो सरकारें रही हैं या पिछली कुछ सरकारें, आतंकवाद को लेके जो नर्म रवैया एक होता था उसकी कहीं ना कहीं एक वजह रही है? कश्मीर में आतंकवाद इस पैमाने पर उसने अपने पैर पसारे। और आज इस खबर को भी किस तरह से जोड़ के देखते हैं कमर आगा साहब, जब हम देखते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी आज 90 साल की उम्र में, जब एक तरह से अपने जीवन का एक लंबा समय उन्होंने कश्मीर में तमाम एक तरह से कर्फ्यू लगाना, हड़ताल करना, कैलेंडर जारी करना, इसमें निकाल दिया है और अब वो कहते हैं कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि उनको कश्मीर की जनता और भारत की जनता से
यानी पूरे भारतवर्ष से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो किया उनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हों या वहाँ पे आतंकवादी बने। उनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ आतंकवाद फैलाने में। वो सिर्फ अलग हो नहीं सकते हैं, बल्कि उनको जवाब देना पड़ेगा। अब कश्मीर की जनता को भी, जम्मू एंड कश्मीर की जनता को भी और भारत की भी जनता को। और वो जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे थे वो बहुत शर्मनाक बात थी। अब वो लेटर लिख के अलग होना चाहते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इसकी सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई है। इनकी आपस में ये कोई एक मोनोलिथिक एक ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत से ग्रुप हैं। इनकी आपस में बहुत झगड़े हैं और इसी कारणवश ये अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अब कोई सपोर्ट बेस वहाँ पे नहीं बचा। 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद ये बिल्कुल इररिलेवेंट वहाँ पे हो गए हैं। तो अब उन्हीं ने एक नया रास्ता निकाला कि मैं अलग होना चाहता हूँ, उनको जवाब देना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और दूसरे जहाँ तक बात है डोडा और कराल की, ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए। और मैं समझता हूँ जब से ऑल आउट वॉर जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही है उसके चलते हुए ये हम लोगों को कामयाबी मिली है। और ये आने वाले समय में भी चलती रहेगी जब तक कि आतंकवाद पूरी तरीके से वहाँ से निपट नहीं जाएगा, ये सरकार का मानना है। और आतंक जो है वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है आतंकवाद फैला के। वो यहाँ भी, अफगानिस्तान में भी और पूरे क्षेत्र में वो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी सियासत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, दूरदर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। और कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होने की घोषणा कर दी है। मीडिया के लिए जारी पत्र और एक ऑडियो संदेश में यह ऐलान किया गया। गिलानी ने अपने 2 पन्ने के पत्र में हुर्रियत के प्रतिनिधियों की गतिविधियों से नाराज होकर संगठन छोड़ने का ऐलान किया। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संगठन के लोगों की गतिविधियां अब सरकार में शामिल होने के लिए विधानसभाओं और मंत्रालयों तक पहुंच बनाने को लेकर सीमित है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सैयद अली गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संगठन के लोगों की गतिविधियां अब सरकार में शामिल होने के लिए विधानसभाओं और मंत्रालयों तक पहुंच बनाने को लेकर सीमित हैं। कुछ सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि अन्य ने अपनी खुद की बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया। गिलानी ने वित्तीय अनियमितताओं का भी जिक्र किया है। आइए आपको बताते हैं कि गिलानी ने अपने खत में क्या लिखा है। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने खत में लिखा कि मैंने विभिन्न माध्यमों से आप तक संदेश पहुंचाया ताकि आगे के कदमों पर फैसला हो सके, लेकिन संपर्क करने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। अब जब वित्तीय एवं अन्य गड़बड़ियों को लेकर जिम्मेदारी की तलवार आपके सिर पर लटक रही है तो आपको परामर्श समिति की बैठक बुलाने का ख्याल आ रहा है। अनुशासनहीनता और अन्य खामियों को आपने नजरअंदाज किया और इतने वर्षों में भी आपने जिम्मेदारी तय करने की मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन अब आपने सारी हदें पार कर दी हैं और नेतृत्व के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। तो ये आपने देखा, सैयद अली शाह गिलानी ने अपना पत्र लिखा है। अभी तक ये कहा जाता था कि इस धड़े का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी पर ही है, लेकिन गिलानी साहब ने अपना एक तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होते होते इस बात को बताना चाहा है कि किस तरह से इस पूरे संगठन में उनकी अब नहीं सुनी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 22 जिलों में 2000 से भी अधिक गांवों, तकरीबन 9.67 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है।
पिछले दिनों की तुलना में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है क्योंकि प्रभावित लोगों और गांवों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि राज्य में पिछले 24 घंटे में जारी बारिश के बीच मामूली राहत देखी गई है, लेकिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपरी इलाकों में लगातार तेज बारिश की वजह से राज्य की तकरीबन सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले 24 घंटों में बारपेटा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां तकरीबन 1,35,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के मकसद से राज्य सरकारों ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों में 193 राहत और बचाव केंद्र स्थापित किए हैं। तकरीबन 27,000 लोगों ने इन राहत शिविरों में शरण ली है। और गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमल वोरा। कमल, इस समय तो स्थिति बहुत ही खराब दिखाई देती है। मौसम विभाग क्या कहता है, क्योंकि लगातार अगर बारिश हो रही है तो उसमें बचाव और राहत कार्य पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल रितु, जैसे आपने जो भी फिगर्स बताए थे वो खुद ही जाहिर ये बात साबित करता है कि कितना हद तक यहाँ पे हैवॉक जैसा एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है फ्लड की वजह से। फिलहाल ये सेकेंड वेव ऑफ फ्लड ही है। ऑलरेडी अब तक 20 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुका है। 9 लाख लगभग 68,000 लोग फिलहाल अफेक्टेड है। लगभग 2000 से भी अधिक गाँव पानी के अंदर है। ये नंबर से फिगर से बताते हैं कितना गंभीर है यहाँ पे हालात। और पूरा का पूरा जो यहाँ का सिचुएशन है, ये सिचुएशन डिपेंड करता है यहाँ के रेन बारिश के ऊपर। हालांकि पिछले 24 घंटों में हम लोगों ने बारिश पे काफी हद तक राहत दिखा है। आज सुबह भी लगभग 2 घंटे के लिए असम के कई जगहों पे बारिश हुआ था और ये जोरों से बारिश हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल बारिश में फिर से रुकावट आ गया है। अगर इस तरह का इम्प्रूवमेंट अगर दिखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, तभी ये बाढ़ परिस्थिति में काफी हद तक सुधार दिखने को मिलेगा। लेकिन मेट डिपार्टमेंट की ओर से जो भी प्रेडिक्शन किया गया है कि आज से लगभग 2-3 दिनों तक हैवी रेनफॉल यहाँ पे हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जरूर हम ये बोलना चाहें कि यहाँ पे आशंका अभी भी बना हुआ है, स्थिति और भी गंभीर होने का अभी भी आशंका बना हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं लगभग 7 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई सारे जगहों पे अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। तो इसमें कोई फिलहाल सुधार नहीं दिख रहा है। अगर डेंजर लेवल से नीचे आना पड़ेगा, जो ये पानी का जो बढ़ता हुआ स्तर है इसको स्टेडी होना पड़ेगा, फिर कम होना पड़ेगा। इसके लिए बारिश में रुकावट आना जरूरी है। अगर ये इस तरह का अगर सिचुएशन, क्योंकि बारिश के ऊपर आपने जैसे बताया कि रिलीफ ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने अपने हम बताना चाहूंगा लगभग 200 तक रिलीफ कैंप और रेस्क्यू कैंप यहाँ पे बिठाया गया है, जहाँ पे लगभग 28,000 से भी अधिक लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बारिश में रुकावट जरूरी है। और पानी के अंदर अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाना मुहैया कराने वाला या फिर जो भी जरूरत का सामान हो वो सप्लाई करने के लिए बारिश में रुकावट जरूरी है। अभी तक तो हालात में बारिश के हालात में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट की ओर से जो घोषणा किया गया है, जो प्रेडिक्शन किया गया है, ये थोड़ा चिंताजनक है ऋतु जी। कमल, आपने बताया जिस तरह से कि लगातार राहत पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बारपेटा की बात करें तो बारपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित है। तकरीबन 1,35,000 लोग यहाँ पर प्रभावित हैं। तो प्रभावितों को किस तरह से, खासकर खाने पीने की सुविधा या फिर जो लगातार बरसात हो रही है और इन इलाकों से कैसे लोगों को निकाला जा रहा है, उस पर क्या राज्य सरकार कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे देखिए आपने बताया बोरपेटा जिला सबसे अधिक पीड़ित है इस वक्त। उस बोरपेटा जिला के बाद अगर हम लोग नाम लेना चाहेंगे तो धेमाजी जिला आते हैं जो अपर असम में है, फिर नौलबारी जिला आता है जो बोरपेटा के लगभग बगल वाला जिला है। उसके बाद डिब्रूगढ़, शिवसागर, उदालगुड़ी, बोंगाईगांव, लगभग सभी जगहों पे, सभी जिलों में परिस्थिति काफी गंभीर है। लेकिन बोरपेटा का हालत काफी ज्यादा गंभीर है क्योंकि वहाँ पे 1,35,000 से अधिक लोग पीड़ित है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रिलीफ ऑपरेशन के लिए लगभग 101 नाव यहाँ पे जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ का जो बोट है वो बोट को यहाँ पे एंगेज किया गया है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पे फंसे हुए लोगों को बाहर ला के उन लोगों को सेफ जगह पे उन लोगों को पहुंचाया जाए।
जगह से हुए जी हैं कमल। उन लोगों को खाद, जो बेबी फूड है, जो मेडिसिन है, जो तरपोलिन है, जो भी जरूरत का सभी सामान है, सभी पहुंचा जाने का हर एक मुमकिन यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। ये कोशिश में कोई भी कमी इस तरफ नहीं दिख रहा है। एसडीआरएफ के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, एनडीआरएफ के लोग जुटे हुए हैं, आर्मी के लोग जुटे हुए हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे जुटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जुटे हुए हैं। तो हर एक वर्ग के लोग, हर एक डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो इसमें कोई कमी नहीं है। फिलहाल हम सभी का उम्मीद है कि बारिश रुक जाए और सिचुएशन में काफी हद तक सुधार आ जाए। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस पूरी जानकारी के लिए। रुख बिहार का करेंगे। बिहार के कई इलाकों में भी बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। महानंदा, कोसी और गंडक सहित कई नदियां अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण पानी चढ़ने लगा है। उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में मानसून की शुरुआत से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार महानंदा नदी जौआ, आजमनगर, दुबौल, कुर्सेल और दुर्गापुर में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। गंगा, बारंडी और कोसी नदी कटिहार और आसपास के जिलों में भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। कटिहार में जिला प्रशासन ने सभी एहतियाती उपाय किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार और राज्य के अन्य हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान किया है, जिसके कारण बारिश धीमी हो जाएगी। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश अभी भी जारी है। अररिया में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहने वाली परमान नदी में पानी का उफान आने के बाद कुशवाहा के गाढ़ा, उसरी सहित निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। इस कारण कुर्साकाटा और फाबिसगंज बाजार समेत जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों का सीधा संपर्क टूट गया है। और इस खबर पर और बात उस मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमान हैदर पटना से। सलमान, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए उत्तर बिहार और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए तेज बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। ऐसे में किस तरह की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, खासकर इन इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए, और उन इलाकों के बारे में जानना चाहेंगे जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए ऋतु, ये जो बाढ़ की स्थिति बनी है ये बेसिकली मूलतः जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। और जब सीएम ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में एक समीक्षा बैठक भी की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो बाढ़ की तैयारी पूरी रखें। जैसा कि खबरों में भी आपने दिया है कि 12 टीमें एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं, जबकि 2 को सुरक्षित रखा गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है। अभी जो स्थिति खराब हुई है वो नेपाल में जो कैचमेंट एरियाज हैं गंडक के, बागमती के, यहाँ काफी बारिश होने की वजह से नेपाल से पानी काफी आ गया है, जिसकी वजह से जो गंडक बैराज है वहां से पिछले 24 घंटों में लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर हम बात करें तो अभी की जो स्थिति सबसे ज्यादा खराब है वो कटिहार में है। जैसा हमने दृश्य में भी अभी देखा कि कटिहार जिले का बलरामपुर प्रखंड जो है वहां पर महानंदा और सुधानी नदी में काफी उफान आ गया है और लगभग 1 दर्जन गांवों को खतरा पैदा हो गया है और कई पंचायतों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस वजह से प्रशासन ने जो वहां की आबादी थी उसको ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें बागमती, गंडक, कमला बालान, ये सारी नदियां जो हैं उफान पर हैं और जो जिले हैं पूर्णिया है, अररिया है या सीतामढ़ी का कुछ 1-2 ब्लॉक है, साथ ही साथ भागलपुर का कहलगांव है जहां घोंघा नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है जी। तो और पिछले 24 घंटों के दौरान बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में काफी मूसलाधार बारिश हुई है। अभी की जो स्थिति हम कहें कि हम शहर की भी बात करेंगे
जैसे पटना है या कटिहार शहर की बात है, यहाँ पर जो जल जमाव, जो सिटी एरिया में जो जल जमाव हुआ है, आपको याद होगा कि पिछले साल पटना, आधा पटना डूब गया था जल जमाव के कारण, सीवेज चोक हो जाने के कारण। तो अभी तो मानसून की शुरुआत है और अभी से काफी जल जमाव कॉलोनीज में और शहरी इलाकों में भी देखा जा रहा है। जी रितु। जी सलमान, बिल्कुल आपदा प्रबंधन की एक तरह से बेहतर करने की तरफ जहां एक तरफ बढ़ रहा है भारत, वहीं दूसरी तरफ इन राज्यों की पूरी व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर ये वो समस्याएं जो मौसम के साथ हर साल आती हैं, फिर इनके समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।